Morning, good afternoon, good evening to all my dear students. So, in today class, we are going to continue with our Consumer Protection Act. Right, students? In the last class, we started with the Consumer Dispute Redressal Commission. We came to know that Consumer Dispute Redressal Commission is three-tier commission that we have in our country as per law. That is just at district level, state level, and national level. Right. So if you have any complaint, you know that you can approach to district commission. So basically, district commission is known widely as district commission, but it is district consumer dispute redressal commission, राइट तो हमने पढ़ा था उसका एक पेक्यूनरी रिलेशन कि 1 करोड़ तक अगर आपकी कंप्लेन है तो आप डीसी जा सकते हो, राइट। हालांकि जो ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप है ये अमेंड हो चुका है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में एंड में, जब हम तीनों कमीशन के सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में लास्ट क्लास में बात कर ली थी। वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, राइट। तो आज हम कमीशन को खत्म कर लेंगे। सो वी टॉक्ड अबाउट डीसी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हमने बात करा था कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन एज द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं इस कमीशन में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दे रिड्रेस द कंज्यूमर कंप्लेंट्स, राइट। तो हमें ये पता है कि अगर कंज्यूमर अग्रीव्ड है बिकॉज ऑफ एनी रीजन with respect to any defect in goods or deficiency of service, so consumer knows where to go, right। तो हमने ये बात कर ली थी। jurisdiction we talked about कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का jurisdiction कहाँ पे होता है, मतलब आप कौन सी डीसी को अप्रोच करते हो when you need to file a complaint against manufacturer or seller or retailer, or any problem you have as a consumer, then where you can file your complaint। फिर हमने बात करा what is going to be the manner in which the complaint shall be filed, who may complain, right। the procedure could be offline, online, हमने बात कर लिया था। फिर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, कैसे प्रोसीडिंग करी जाएगी, प्रेसिडेंट करेंगे +1 मेंबर करेंगे। कह रहे हैं अगर मेंबर बीच में प्रोसीडिंग छोड़ के चला गया तो नो प्रॉब्लम, आगे जो मेंबर इसको रिज्यूम करेंगे वहीं से प्रोसीडिंग कंटिन्यू करी जाएगी। मीडिएशन के लिए भी जा सकती है प्रोसीडिंग, अगर डीसी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ स्कोप ऑफ मीडिएशन बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ ट्रेडर, तो जा सकता है मीडिएशन के लिए। प्रोसीजर हमने बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स भी बात करा, एक एक प्रोविजन के बारे में बात करी थी हमने, ऐसा नहीं है चार्ट करके छोड़ दिया था। हमने प्रॉपर एक एक प्रोविजन के बारे में बात करी थी डीसी के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, राइट, बट यू नीड टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर प्रोविजन। ये नहीं कि ये करा एंड हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस करना है प्रोसीजर का, जिसमें काफी प्रोविजंस है, क्योंकि इसमें प्रोविजंस को ना डिवाइड, मतलब प्रोसीजर को ऐसे डिवाइड करा गया कि अगर गुड्स में डिफेक्ट है तो क्या प्रोसेस होगा, सर्विस में डेफिशिएंसी तो क्या प्रोसेस होगा, सेम ही ऑलमोस्ट। तो अगर आपने गुड्स वाला कर लिया है तो सर्विस वाला भी वही प्रोसेस है, राइट। तो हमने ये बातें कर ली थी अच्छे से। देन वी टॉक्ड अबाउट ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी हमने कर लिया। हमने फाइंडिंग्स ऑफ डीसी कर लिया कि डीसी में जब केस जाता है देन व्हाट कुड बी द रेमेडी, राइट। उसके बाद रिव्यू बाय डीसी, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीसी। हमने बात करा कि अगर आप डीसी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है कि जब कोई अपने ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर, आप हार गए केस, आपने कंप्लेन किया था, आप हार गए, या आप जो अमाउंट चाहते थे या जो रेमेडी चाहते थे वो डीसी ने प्रोवाइड नहीं करा, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डीसी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 45 डेज में आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, अभी कोई इंसान कह रहा है चलो मैं तो वेला हूँ, मैं स्टेट कमीशन में चला जाता हूँ, फिर स्टेट कमीशन के बाद के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं, चलो नेशनल कमीशन चला जाता हूँ, नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं, सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे लीगल फीस को अट्रैक्ट करोगे, आपको ऑब्वियसली लीगल प्रैक्टिशनर को फीस देनी पड़ेगी, आपका आना जाने का खर्चा है एवरीथिंग। फिर भी कमीशन बोलता है कि अगर कोई, एक होता है ना इनवैलिड
अपील्स ना आ सके तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले लेता है कमीशन, हम बात करेंगे इसके बारे में। सो डैट ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बस आगे अपील करने आ जाए जस्ट बिकॉज दैट यू हैव अ प्रोविजन, राइट। तो डीसी के अगेंस्ट अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन जा सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, विच इज नोन एज स्टेट कमीशन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट कमीशन टुडे एंड नेशनल कमीशन टुडे, एंड इन अ होल आपको ये तीनों कमीशंस के बारे में लिख के प्रैक्टिस करना है। क्यों करें? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट लाइकली इट कैन कम इन एग्जाम, राइट। एंड इसके पहले वाले टॉपिक जैसे सेंट्रल अथॉरिटी वाला था, काउंसिल वाला था, उसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं मीडिएशन एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड दो चार पांच टॉपिक्स और हैं, एक्शन लायबिलिटी, इन सब से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर ये राइटिंग प्रैक्टिस करके करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेक्शन 42 एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था और स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है एज अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नोन एज स्टेट कमीशन। The state commission ordinarily function at a state capital and perform its function at such other places as the state government may in consultation with the state government notify। तो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन जो है ये उन जगहों पे काम करती है जो स्टेट उनको एज अ फंक्शन वाइज देते हैं पावर कि यू नीड टू सी द डिस्प्यूट इन this area, right? State government also empowered to establish regional benches of the state commission at such places। तो जैसे एक बेंच फॉर्म देखा जाता है, डीसी में तो कम ही देखा जाता है, स्टेट लेवल पे देखा जाता है कि बेंचेस हैं जो इस चीज का फैसला लेते हैं। अभी देखिए स्टेट कमीशन है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डीसी है, राइट। डीसी से हार के आप स्टेट कमीशन पे आ रहे हैं। स्टेट कमीशन के भी अपने रीजनल बेंचेस होते हैं जो इन चीजों को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। स्टेट कमीशन में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वहां पे कितने मेंबर थे? डीसी में टू members and higher as may be prescribed। यहाँ कितने हैं? 4 and not more than such other number members in consultation with the central government। तो कह रहे हैं हर स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल से परमिशन लेके हायर नंबर ऑफ मेंबर अपने स्टेट कमीशन में स्थित करती है, लेकिन जो हाईएस्ट मेंबर है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन, राइट। So we have a president, we have minimum 4 members and maximum as in consultation with central government, right। तो ये अब स्टेट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मतलब स्टेट जो है कहाँ का उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 स्टेट कमीशन हैव अ ज्यूरिसडिक्शन। आप देखिए ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पेक्यूनरी है। पेक्यूनरी मींस दैट इन्वॉल्व्स मनी। हालांकि अमेंड हो गई है, लेकिन अभी हम ये बात करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द अमेंडेड वन। सो 1 CR तक तो डीसी था, 1 CR से 10 CR तक यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेट कमीशन। जो भी इन गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट 1 CR टू 10 CR के बीच में है, 2019 में बोला गया कि ये आपका स्टेट कमीशन लेगा। स्टेट कमीशन कंप्लेन लेगा अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ऐसे हुए हैं तो वो भी स्टेट कमीशन कंप्लेन लेते हैं। अपील्स अगेंस्ट डीसी, मतलब कोई डीसी से हार के आया है तो वो कंप्लेन भी स्टेट कमीशन लेते हैं। स्टेट कमीशन टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। जो भी स्टेट कमीशन को लगता है कि अगर डीसी ने वो पर्टिकुलर स्टेट में अपनी ज्यूरिसडिक्शन यूज नहीं करी या क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया या किसी प्रकार का दे फेल टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन or acted jurisdiction illegally or with any material irregularity, तो स्टेट कमीशन वो केस अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट कमीशन का एक पेक्यूनरी लिमिट है कि भाई इतना वैल्यू ऑफ गुड सर्विस हुआ तो हम लेंगे। कोई डीसी से हार कर आया है, डीसी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा है तो वो केस हम लेंगे, प्लस एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हैं तो वो केस भी हम लेंगे। और अगर स्टेट कमीशन को लगा कि डीसी में कुछ ऐसी कमी रह गई है जो एक एक क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है, मटीरियल मिस्टेक, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी आ जाती है या कुछ इलीगल देखा जाता है, तो स्टेट कमीशन उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। सो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अनफेयर, एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट है कंज्यूमर के साथ, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये है, बट ये अनफेयर है। तो अनफेयर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली excessive security deposit to be given by consumer for the performance of obligation। अगर कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या कोई सर्विस प्रोवाइडर कुछ ऐसा डिपॉजिट ले लेता है, मनी डिपॉजिट लेता है कंज्यूमर से जो बिल्कुल इनवैलिड है या इलीगल है या कंज्यूमर के हित में नहीं है, तो उसको अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। पेनल्टी लगा रहा है कंज्यूमर के ऊपर, बहुत ही अनफेयर तरीके से पेनल्टी लगा रहा है, तो उसको अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली रीपेमेंट ऑफ डेट। अभी आप काफी चीजें देखते होंगे कि बैंक्स क्या है ना, बैंक्स बोलते हैं कि अगर आपने हमें अर्ली पैसा अपना डेट जल्दी रीपे कर दिया तो आपको ये पेनल्टी देना पड़ेगा या वो देना पड़ेगा। सो काफी चीजें हैं जो अब आजकल कंज्यूमर्स जो है वो अवेयर हो गए हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से आप अगर जल्दी रीपेमेंट कर देते हो तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता, या अननेसेसरी जो भी बैंक्स बोलता है वो सब चीजें नहीं करनी पड़ती, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। एंटाइटलिंग अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट यूनिलेटरली, मतलब एक पार्टी बोले हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो कंज्यूमर अग्री पार्टी हो जाएगा, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। परमिटिंग टू असाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब कह रहे हैं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाके तुमने कुछ ऐसे कंडीशंस लगा दी जो तुम्हारे लिए फेवरेबल थे, तो दिस इज समथिंग अनफेयर। Imposing on the consumer any unreasonable charge, obligation और condition, कोई ऐसी चीज आपने कंज्यूमर के ऊपर लगा दी जो एक होता है हिडन लूपहोल, कुछ ऐसा आपने लगा दिया कंज्यूमर के ऊपर जो आपने ठीक से उसको बताया नहीं था या करा नहीं था, या ऐसी ऑब्लिगेशन कंडीशन लगा दी, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए केसेस भी स्टेट कमीशन लेता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 4, कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ स्टेट कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ दोज whose jurisdiction, मतलब अगर कंप्लेनेंट कहाँ रहता है और जो ऑपोजिट पार्टी है वो कहाँ रहता है, तो स्टेट कमीशन कौन सा, हर स्टेट में स्टेट कमीशन है, तो कहाँ पे केस फाइल करेंगे? जहाँ पे ऑपोजिट पार्टी है या ऑपोजिट पार्टीज है, अगर मतलब एक से ज्यादा पार्टी है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो, तो वो ऑर्डिनरली जहाँ रहते हैं या अपना बिजनेस कैरी करते हैं या उनका ब्रांच या ऑफिस पर्सनली वर्क्स फॉर गेन जहाँ पे करते हैं, वहां पे आप केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो। या फिर कि जहां पे ऑपोजिट पार्टी का अपना रेसिडेंस है या कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पे उसकी ब्रांच है या काम करते हैं, वहां केस कर सकते हो। जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पे आपको गलत सर्विस दी या गलत गुड्स दिए, वहां पे आप वहां के स्टेट कमीशन को केस फाइल कर सकते हो। या फिर जहां कंप्लेनेंट खुद रहता है या पर्सनली काम करता है, वहां के स्टेट कमीशन के पास भी जा सकता है। तो देख रहे हो स्टेट कमीशन, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट कमीशन के पास जाना है, आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी स्टेट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन में जाके केस फाइल कर सकते हो, राइट। उसके बाद अच्छा, ये बातें जब पढ़ते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाली बात भी याद आ रही है। देखो अभी मैंने बोला ये टॉपिक मुश्किल है, बट देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। आपने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट अच्छे से लर्न कर लिया, तो स्टेट में बातें अलग है, चीजें तो सेम है ना, उसमें 2 मेंबर, इसमें 4 मेंबर, ठीक है, उसको दोनों को स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा, तो कुछ कुछ चीजें पेक्यूनरी लिमिट अलग होगी, राइट। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग है, पर कुछ कुछ काफी बातें सेम है। रिव्यू बाय स्टेट कमीशन इन सर्टेन केस, Section 50 empowers the state commission to review the order passed by it if there is an error on the face of the record, either on its own motion or the application made within 30 days। अगर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो बोला जा रहा है कि आप 30 दिन में अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट के साथ भी था। अपील टू नेशनल कमीशन, अभी देखो अभी हमने ये बात करी थी कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे आना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर ठीक नहीं लगता डीसी का, तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको स्टेट कमीशन का ऑर्डर, if you're not satisfied by the order passed by state commission, then you can appeal to national commission। इनफैक्ट नेशनल कमीशन का भी पसंद नहीं आया तो आप और ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। पहले ये पढ़ते हैं। सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 कहता है, पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर under section 47 subsection 1 or clause A sub clause 2 1 and 2 may prefer an appeal within such order to the national commission within a period of 30 days from the date of order। तो आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकते हो। नेशनल कमीशन shall not entertain the appeal after 30 days until unless you give the sufficient cause to believe that
आपकी तरफ से डिले हो गया, 30 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर आपको नेशनल कमीशन में अपील करना है। उसके बाद ना स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन में बोला जा रहा है कि an appeal shall lie to the national commission from any order passed and appeal by the state government if it involves that there is a question or substantial question of law। क्योंकि देखिए कोर्ट डीसी में भी आप गए, स्टेट कमीशन पे भी आप गए, फिर आप नेशनल कमीशन भी आ रहे हो। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि जो जुडिशियल अथॉरिटी बैठी है आपका केस रिजॉल्व करने के लिए, आपको रेमेडी देने के लिए, वो इतने असक्षम तो नहीं है कि आप हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी देखते हैं। नेशनल कमीशन कहता है कि जो ऑर्डर पास कर दिया स्टेट ने, सो दैट इज वैलिड, उसकी वैलिडिटी बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है देन डेफिनेटली यू कैन कम टू नेशनल कमीशन, वी विल लुक इनटू द मैटर। यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने अपील में मेंशन करना पड़ेगा, स्टेटली प्रिसाइज करना पड़ेगा, प्रिसाइसली स्टेटली प्रिसाइज क्या बोल रही मैं, प्रिसाइसली स्टेट करना पड़ेगा that there is a substantial question of law that is there। It shall formulate that question and hear the appeal on that question। तो नेशनल कमीशन needs to be satisfied कि भाई आपको ऐसी दिक्कत है which is related to law, ठीक है, आपको ऐसा कोई नहीं कि अब कोई चीज स्टेटेड है, वही स्टेट कमीशन ने भी वही करी है, डीसी ने भी वही करी है, नेशनल कमीशन कह रहा है हम भी वही करेंगे, लेकिन बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज इन्वॉल्विंग क्वेश्चन टू लॉ कि नहीं ये लॉ में नहीं लिखा या ये लॉ में ऐसा लिखा है, उसमें आपको दिक्कत है, देन यू कैन अपील टू नेशनल कमीशन। That need to be recorded in writing also। The court in answering the question laid down the following। तो नेशनल कमीशन कह रहा है pre-deposit of 50% of amount 50% of amount as ordered by state commission। अब तुम्हें एससी ने बोला है कि इतना अमाउंट तुम्हें as a penalty या as a performance of contract या as a amount related to reimbursement आपको देना है, ठीक है, एससी ने ऑर्डर पास किया, आप नेशनल कमीशन क्यों आए हो? क्योंकि आपको तकलीफ है, आपको एससी के ऑर्डर से तकलीफ है। तो स्टेट कमीशन ने जो भी आपको अमाउंट बोला था, नेशनल कमीशन बोलेगा पहले तो 50% डिपॉजिट कर दो, उसके बाद बात करेंगे क्या फैसला निकलता है, पहले 50% पास कर दो, ठीक है। ये इसलिए मैंडेटरी भी करा गया है। द मेजर ऑब्जेक्ट इज टू अवॉइड फ्रिवलस अपील्स। होती है ना अपील्स जस्ट लाइक चलो अपील करके देख लेते हैं। फ्रिवलस मीन्स समथिंग that do not have any base, जैसे ऐसी कोई चीज जिसकी कोई मजबूती नहीं है ना, बस आपको कंप्लेन करनी है तो आपने कर दी क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। सो ऐसे फ्रिवलस अपील्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा बोल दिया गया है कि डिपॉजिट करो 50% से ज्यादा अमाउंट, इनफैक्ट बढ़ भी सकता है अमाउंट। द सेट प्री डिपॉजिट कंडीशन हैज नो नेक्सस विद द ग्राउंड ऑफ द स्टे कि नेशनल कमीशन क्या ऑर्डर निकालता है उस पर कोई निर्भरता नहीं है। इनफैक्ट नेशनल कमीशन चाहे तो अमाउंट हायर देन 50% अमाउंट को भी आपके डिपॉजिट करवा सकता है। While doing so, National Commission has to assign some cogent reason and pass a speaking order कि ऐसा क्यों करा जा रहा है कि वैसे तो 50% अमाउंट डिपॉजिट कराना है, लेकिन अगर नेशनल कमीशन चाहे तो हायर अमाउंट भी करा सकता है, और इस चीज को वो एक रिटन ऑर्डर में देगा कि हमने ऐसा क्यों करवाया। और एज एन एक्स पार्टी ऑर्डर आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स कंसीडरिंग द फैक्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि अगर नेशनल कमीशन ने फैक्ट सुने और बोला जाए कि देखो ऐसा है 50% नहीं 80% अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा दो। It must reflect an application of mind by National Commission why the order passed by State Commission is to be stayed on a condition of deposit of the entire amount or any amount higher than 50% of the amount awarded by SC. The court ruled, right? So यहाँ पे कह रहा है कि आपको नेशनल कमीशन आपको ऑर्डर दे सकता है कि पहले तो देखिए 50% आपको डिपॉजिट करना ही है, हो सकता है आपको हायर अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ सके, बट फॉर दैट पर्पस नेशनल कमीशन नीड टू स्टेट दैट इन राइटिंग कि भाई हम क्यों 50% से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं। पहले आप समझ गए ना, ये 50% अमाउंट कौन सा है जो स्टेट कमीशन ने ऑर्डर किया होगा कि भाई इतना पे करो, ठीक है ना, दूसरी पार्टी को पे करो। अब आप नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं ऑर्डर खराब है, हमें इतना पे नहीं करना और समथिंग लाइक दैट, आप नेशनल कमीशन में अपील करने जा रहे हो, तो नेशनल कमीशन कहेगा कि आप पहले तो जो अमाउंट आपको बोला गया आप उतना पहले डिपॉजिट करो, उसके बाद वील टेक योर अपील, राइट। हियरिंग ऑफ अपील बाय स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यहाँ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट, एन अपील फाइल्ड बिफोर स्टेट कमीशन or national commission as the case may be shall be heard as expeditiously as possible। पहले एक बात बताओ, अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व
अगर मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं, अभी जो पेक्यूनरी लिमिट है क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ तक है तो डीसी जाओ, 1 CR से ऊपर है तो एससी जाओ। अभी मेरा अमाउंट जो है वो है ही 1.5 करोड़ का, तो मैं तो सीधा चली जाऊंगी स्टेट कमीशन, है ना, अभी जो हमने लिमिट करी है मैं सीधा ही स्टेट कमीशन चली जाऊंगी। लेकिन अगर स्टेट कमीशन में कोई केस आया जो एक अपील की तरह है, अपील मतलब पहले वो डीसी जा चुका है, अब वो आपके पास आया है एज अ अपील, या नेशनल कमीशन में आया एज अ अपील। एक तो होता है कि लिमिट ये इतना अमाउंट है तो आया है, एक होता है एज अ अपील आया है। तो अगर आप एज अ अपील आता है तो बोल रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पहले ही लोअर कोर्ट में अपनी वो सारी वो चीजें हो चुकी हैं, आपके लिए भी वो फैक्ट क्लियर है, तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो कह रहे हैं shall be disposed of the appeal within a period of how many days? 90 days from date of admission. Adjournment shall not ordinarily be granted by the SC और NC को बोल रहे हैं कि आप प्लीज एडजर्नमेंट ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसको भी इन राइटिंग दीजिए कि आपने एडजर्न क्यों करा है, राइट। State Commission and National Commission as a case may be shall make such order as the cost occasioned by the adjournment as may be specified by regulation. In the event of appeal being disposed of after the period specified, that means 90 days, the SC or NC shall record in writing कि delay क्यों हुआ, क्या रीजन था कि डिले हो गया। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट है कि अगर एज अ अपील आपके पास केस आया है स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में, तो आपको 90 दिन में रिजॉल्व करना है as expeditiously as possible. You don't have to like 2-3 महीना आपको नहीं लगाना है, मतलब 90 डेज 3 महीना हो गया, मतलब उसके अलावा और 2-3-4-6 महीने नहीं लगाने हैं, राइट। उसके बाद कह रहा है नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अच्छा, अभी जो पीछे एनसीडीआरसी लिखा था यही था, मैं उसको नेशनल कमीशन ही बोल रही थी, राइट। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेक्शन 53 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एस्टैब्लिश करा है, हमें पता ही था, लग ही रहा था। नेशनल कमीशन शैल ऑर्डिनरी फंक्शन एट एनसीआर एंड परफॉर्म एट इट्स फंक्शन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई। तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है वहां इनके ऑफिस होते हैं, बट दे मेन फंक्शन एट एनसीआर। उसके बाद सीजी हैव देयर रीजनल बेंचेस आल्सो एंड द कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन। आप ये पेज देख रहे हो, ये जो स्लाइड है ना, दैट इज सिमिलर इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेट कमीशन एंड डीसी, वैसी चीजें हाईलाइट करी हुई है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। वहां स्टेट गवर्नमेंट तो दोनों जगह, या सेंट्रल है, वहां डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन है। यहाँ पे भी यही है, प्रेसिडेंट है, नॉट लेस देन 4, नॉट मोर देन मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो स्टेट कमीशन में भी मिनिमम 4 है, नेशनल में भी मिनिमम 4 है, मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब विद द कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ज्यूरिसडिक्शन पढ़िए, ज्यूरिसडिक्शन में कह रहा है, पहले तो पेक्यूनरी लिमिट बोल रहा है कि जहां पे 10 करोड़ से ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, हालांकि ये चेंज हो चुका है, लेकिन आप पहले बोला था कि डीसी 1 करोड़ तक लेगा, स्टेट कमीशन लेगा 1 CR to 10 CR, एंड अबव 10 CR if it is the value of goods or service, then it will be handled by national commission. कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें समझ में आ गया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं। अपील अगेंस्ट स्टेट, अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अभी सीसीपीए आपको याद आ रहा होगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हमने करा था, हमने पढ़ा था काउंसिल्स के साथ, हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ रेगुलेटिंग द मैटर्स रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सीसीपीए के बारे में याद है ना, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कह रहे हैं अगर सीसीपीए ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का ऑर्डर है, कोई ऐसी चीज है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसी चीजों के अगेंस्ट जो कंप्लेन आई है और सीसीपीए ने ऑर्डर पास कर दिया, और आपको अगर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप सीधा कहां जा सकते हो, नेशनल कमीशन। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट व्हिच इज पेंडिंग बिफोर स्टेट कमीशन where it appears to the national commission that state commission has exercised a jurisdiction not vested in law or has failed to exercise the jurisdiction। ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सेम स्टेट कमीशन में लिखा था डीसी के बारे में, कि स्टेट कमीशन जो केस लेती है ना, जो डीसी से आता है, एक तो अपील आती है, दूसरा डीसी अगर फेल कर गया कोई
केस रिजॉल्व करने में, तो वो स्टेट के पास आ जाता है। डीसी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो स्टेट के पास केस आ जाता है। यहाँ पे वही बात बोल रहा है नेशनल, किसके लिए? स्टेट के लिए, क्योंकि नेशनल के नीचे क्या है? स्टेट कमीशन, राइट। तो अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन इलीगली कर ली है, मटीरियल इरेगुलरिटी कर ली है स्टेट कमीशन ने, तो नेशनल कमीशन कह रहा है वी कैन पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, राइट। According to section 58, subsection 2, the jurisdiction, powers and authority of National Commission may be exercised by benches that constituted by the president of the commission with one or more member, and senior most member of the bench shall preside over the bench. अभी जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट में यू हैव अ प्रोसीडिंग बाय प्रेसिडेंट एंड वन मेंबर, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे बेंचेस बनाते हैं जो इस डिसीजन को लेती है, राइट। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा कि कैसे बेंचेस रिजॉल्व करती हैं प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ बेंच डिफर इन ओपिनियन एट एनी पॉइंट, द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। इफ देयर इज अ मेजॉरिटी एंड इट इज इन इवन नंबर, बट इफ द मेजॉरिटी मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, मतलब समझ गए ना, इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, दे शैल स्टेट द पॉइंट, 4 तो मिनिमम चाहिए ही ना मेंबर, तो अगर इवन नंबर में है तो क्या होगा? दे हैव टू स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आपको बताना पड़ेगा कि देखो मेरा ये, हम चारों ये चाहते हैं, ये चारों ये चाहते हैं, तो फिर क्या करें, और हमारे ये मतभेद है, हमारे ये पॉइंट्स है, देन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू गिव द ओपिनियन कि भाई क्या होना चाहिए। समझ गए ना? जो बेंच का समूह है जो डिसाइड कर रहा है केस नेशनल कमीशन में, यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे तो अगर वो इवन नंबर के मेंबर है, 7 है, 9 है, चलेगा, क्योंकि उसमें एक का तो मेजॉरिटी डिफर करेगा ना। बट अगर यहाँ पे इवन इक्वली डिवाइडेड है, देन इक्वली डिविजन अगर है मेंबर्स का, 6 मेंबर है, और अगर डिफर ऑफ ओपिनियन है तो उनको राइटिंग में देना पड़ता है, ठीक है, कि हमारा प्रेसिडेंट को देना पड़ता है कि हमारा ये डिफर ऑफ ओपिनियन है, एंड देन प्रेसिडेंट विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू give his view. The president or other member, as the case may be, shall give opinion on the point or points so referred within a period of 2 months from the date of reference. तो मैक्सिमम 2 महीने में आपको अपना पॉइंट ऑफ डिफर को रिजॉल्व करना पड़ता है। मतलब आप दूसरे की लड़ाई सॉल्व कर रहे हो, खुद ही कलेश मत करो, आप एक रेजोल्यूशन ले लो मैक्सिमम पीरियड में। प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नेशनल कमीशन, यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा देखो डिस्ट्रिक्ट में हमने कितना बड़ा प्रोसेस करा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रोसीजर is to be disposal of complaints by the National Commission is declare in any terms of contract which is unfair to any consumer to be null and void. नेशनल कमीशन कह रहा है कि हम तो वैसे भी वो केस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, राइट, और अगर ऐसी कोई चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करे गए हैं तो उस चीज पे हम लोग अपना प्रोसीडिंग देंगे। रिव्यू, नेशनल कमीशन भी अपने ऑर्डर पास करे हुए को रिव्यू कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। डीसी में भी वही था, स्टेट कमीशन में भी वही था। Power to set aside ex parte order. Where order is passed by National Commission ex parte, the aggrieved party may make an application to Commission for set aside. What is ex parte order? जैसे कंप्लेनेंट आया नेशनल कमीशन, ऑपोजिट पार्टी को भी बोला आने को, वो आई नहीं, तो एनसी ने क्या करा, नेशनल कमीशन ने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया, मतलब कि एक पार्टी नहीं भी अवेलेबल तब भी ऑर्डर पास कर दिया। तो जो अग्री पार्टी है वो कहेगी हम तो आ नहीं सके, आप हमारे भी आप ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं। तो जो अग्री पार्टी है वो सेट असाइड करने के लिए दे हैव अ पावर टू सेट असाइड दैट ऑर्डर, राइट। प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 बोलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या करते हैं ना, लोग बड़े चालाक बनते हैं। कमीशन से आया नोटिस ऑपोजिट पार्टी के पास जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, इन्होंने क्या कर दिया, कोरियर वाले को 100 रुपए दिए और बोला भाई ये काम कर, ये जो एप्लीकेशन आया है, ये जो नोटिस आया है ना, इसको वापस ले जा। बोलते खो गया, बोलते आंधी आ गई, आंधी में उड़ गया, पानी में बह गया, भूकंप आया गिर गया उसमें, कुछ भी बोलते हैं हम घर पे नहीं है। लोग चालाक बनते हैं, हम तो घर पे नहीं है, बोल दो हम नहीं है। वो बोलेंगे मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा खुद ही बोल रहे हैं मैं तो नौकर हूँ, मिस्टर शर्मा तो है ही नहीं घर पे, छुट्टियों पे गए हुए हैं, राइट। तो लोग बड़े चालाक बनते हैं, तो लॉस के लिए भी कुछ बोल रहे हैं। प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, यहाँ कह रहा है नोटिस रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट दैट नीड्स टू बी सर्व्ड शैल बी सर्व्ड बाय डिलीवरिंग। देखो अब कोई भी नोटिस है वो तो डिलीवर करके ही जाता है ना, ट्रांसमिट होता है, डिलीवर होता है। अ कॉपी देयर ऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अभी देखो कितना जमाना बदल गया, अभी व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कितनी चीजें आ गई, लेकिन अभी भी जो बाय पोस्ट की फील है ना वो अलग ही है, और कुछ चीजें बाय पोस्ट ही है,
इन लॉ में भी कुछ चीजें हैं जो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही एक्नॉलेजमेंट जाती है उस एड्रेस पे ऑपोजिट पार्टी के, अगेंस्ट whom the complaint is made, or to the complainant, या कंप्लेनेंट के पास भी अगर कोई सर्विस ऑफ नोटिस किया है बाय स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर सर्विस, जो भी डीसी, एससी या एनसी ने अप्रूव करी है, ठीक है, और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दिया जाता है, लेकिन जो नोटिस है उसको आपके स्पीड पोस्ट कुरियर सर्विस के थ्रू भी भेजा जाता है, ठीक है। वो नोटिस किसके द्वारा जाएगा, डिपेंड्स कि कौन सा कमीशन नोटिस भेज रहा है, डीसी, एससी या एनसी, एज द केस में भी, राइट। किसको नोटिस जा रहा है, कंप्लेनेंट को जा रहा है, और या ऑपोजिट पार्टी को भी जा रहा हो सकता है, राइट। चलिए 65 सबसेक्शन 2 कहता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, द नोटिस रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट may be served on electronic service provider at the address provided on the electronic platform from where it provides its service as such, and for the purpose the electronic service provider shall designate a nodal officer to accept and process such notice। यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकता है। क्या होता है ना, कभी किसी के एडवोकेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनको भी चला जाता है कि देखो हमने नोटिस बाय मेल भेज दिया है, एंड उन रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ हमें मिल गया है, राइट। तो ये भी एक तरीका है नोटिस सर्व करने का। पढ़ने वाला तो 65 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है। When acknowledgement or any receipt purporting to be signed by the opposite party, मतलब कोई ऐसे ही ऑर्डर पास जा रहा है कि ऑपोजिट पार्टी को बोला जा रहा है कि साइन करके भेजो सर, ठीक है, या उसके एजेंट के पास, एज द केस में बी, द कंप्लेनेंट इज रिसीव्ड बाय द डीसी, एससी और एनसी, एज द केस में बी, or a postal article containing the notice received back by DC, SC or NC with an endorsement purporting to have been made by a postal employee or by courier service का लड़का, उसने एक्नॉलेज करा है कि भाई जो ऑपोजिट पार्टी है या जो उसका एजेंट है या फिर जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू टेक द डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल containing the notice or had refused to accept the notice by any other means, जो भी आपने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। देन द DCSC-NC क्या करेंगे, DCSC-NC एज द केस में बी शैल डिक्लेयर दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड। यहां कह रहे हैं कोई नोटिस, कोई एक्नॉलेजमेंट अगर साइन होने चली गई, चाहे वो कंप्लेनेंट के पास गई है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, या सपोजिंगली सॉरी जिसने कंप्लेन करी है कंप्लेनेंट के पास गया है वो एक्नॉलेजमेंट या नोटिस, या फिर ऑपोजिट पार्टी के पास गया है, अगर नोटिस, एक्नॉलेजमेंट या कुछ भी साइन करने के लिए इन दोनों में से किसी के पास भी गया और इन दोनों ने अगर किसी पोस्टल पर्सन को या कोरियर वाले पर्सन को जो ऑथराइज पर्सन है बाय DCNC एंड DCSC एंड NC एज द केस में बी, एज द केस में बी का क्या मतलब है कि तुम्हारा कहाँ गया हुआ है केस, अगर तुम्हारा केस DC में है तो वो नोटिस भेजेंगे, SC में तो वो नोटिस भेजेंगे, NC में तो वो नोटिस भेजेंगे, और अगर तुमने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे, we refuse to take the delivery, we refuse to acknowledge the delivery, then DCSC NC कह रहे हैं घर बैठो अब तो तुम, we are presuming it that it has been served, provided that the notice was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post, shall be made notwithstanding that the fact acknowledgement has been lost or misplaced or for any other reason has not been received by DCSC or NC within 30 days। अगर DCSC NC को नहीं मिलती एक्नॉलेजमेंट कि भाई सामने वाले को नोटिस मिला या नहीं मिला, तो उनको 30 दिन में इस चीज को रखना पड़ता है कि हमें नहीं मिला। उसके बाद 65 सबसेक्शन 4 कह रहा है, all notices received required to be served to opposite party or to the complainant shall be sufficiently served if addressed in the case of opposite party to the place where the business profession is carried on, and in case of complaint the place where such person resides। यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा नाम, नंबर, एड्रेस बिल्कुल ठीक है, पहले वाले नोटिस तुम्हारे घर पहुंचे हैं, ये वाले नोटिस में कौन सी आफत आ गई, तो अगर सब कुछ सही है, सही लिखा है, बेशक कोई एक्नॉलेजमेंट आई या नहीं आई, जवाब आया या नहीं आया, वो प्रिज्यूम माना जाएगा कि सर्व हो चुका है, राइट। ऑपोजिट पार्टी की उस जगह पे जहां पे वो रहता है या काम करता है, और कंप्लेनेंट की उस जगह पे जहां पे वो रहता है। Then we have experts to assist National Commission or State Commission। सेक्शन 66 कहता है कि NC या SC के पास अगर कोई ऐसा केस आया जिसमें लार्ज इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन्वॉल्व है,
right? So in that case, experts can be appointed to assist national commission or state commission to resolve the case. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, मैंने बोला ना जा सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. Within how many days? 30 days from the date of order, provided that Supreme Court may entertain after 30 days also. If you have a sufficient cause to believe that there was a reason and you could not file a case within 30 days from the date of passing the order by National Commission, then you can take the extended period, but you need to convince Supreme Court that there was a reason behind, right? And again, Supreme Court will also take the deposit of how much? 50% of the amount of the order that is passed by National Commission, right? समझ गए ना डिपॉजिट लेने का लॉजिक क्या है पीछे? What if consumer is not satisfied with the order of consumer commission? तो हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं. Any consumer who is aggrieved by the order of commission can prefer an appeal in higher commission. ये तो अभी हमने पढ़ा. अगर आपको डीसी से कोई तकलीफ है तो आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हो 30 दिन के अंदर. स्टेट कमीशन से कोई तकलीफ है तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो 30 दिन के अंदर. नेशनल कमीशन से कोई तकलीफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 45 डेज में, राइट? तो ये याद रखना है हमें, 30 दिन में आप कमीशन टू कमीशन जा सकते हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपके पास 45 दिन है. फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर एंड लिमिटेशन पीरियड. सेक्शन 68 कहता है एवरी ऑर्डर ऑफ डीसी, एससी एंड नेशनल कमीशन शैल, इफ नो अपील इज प्रेफर्ड, अगर कोई अपील आपने नहीं करी तो उसी को फाइनल माना जाएगा. ठीक है ना? जब वो अपील पीरियड निकल गया 30 और 45 दिन, तो वो फाइनल ऑर्डर माना जाएगा. सेक्शन 69 कहता है डीसी हो, एससी हो या एनसी हो, shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date on which the cause of action arising. ये तो लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी इसके बारे में जिक्र करा गया है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, ठीक है, तुम 5 साल बाद तुम्हारी नींद जागी है कि मेरे को डिफेक्ट ऑफ गुड्स या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुआ, तो घर बैठो, वापस नींद में चले जाओ, अब तुम्हारा कोई केस नहीं लिया जाएगा. तो डीसी, एनसी और एनसी बोल रहा है, मतलब डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बोल रहा है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन जिस डेट पे हुआ है तुम्हारे साथ, जिस डेट पे गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें एज अ कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुए हैं, तो तुम आ सकते हो कमीशन पे. डीसी भी आ सकते हो, एससी भी आ सकते हो, एनसी भी आ सकते हो, बट कितने समय में? 2 साल रहते रहते जाग जाओ, सोते मत रहो. कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर अंदर. A complaint may be entertained after the period specified if the complainant specifies the DC, SC, NC that they had a sufficient cause. वैसे तो बड़ा मुश्किल sufficient cause होगा क्योंकि 2 साल बहुत लंबा समय है. Complaint shall not be entertained unless the DC, SC, NC has a reason in writing कि क्यों delay हो गया. उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन jurisdiction of the district commission, of the state commission and the national commission rules 2021 dated 30th December 2021 prescribe the following pecuniary jurisdiction. Pecuniary students mean होता है that involves money. हमने पढ़ा डीसी का 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कितना हो गया? 50 लाख. हमने पढ़ा कि स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से नहीं 50 लाख से ऊपर है तो आ सकते हो 2 करोड़ तक एससी के पास आ सकते हो, और अगर 2 CR से ऊपर है तो नेशनल कमीशन. सो 2 CR एंड so this is for DC, this is for SC and this is for NC as per the new amendment of rules 2021, right? So ये हमारा हमारा जो कमीशन है, चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ अभी नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, राइट? हमारे और जो टॉपिक्स पढ़े हैं, मीडिएशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे. फिर हमें चाहे जितना मर्जी समय लगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फिनिश कर देंगे, राइट? बट हमने बहुत तसल्ली से चैप्टर किया है, और तसल्ली से चैप्टर करने का फायदा तब मिलेगा जब आप उसको रिवाइज करोगे. सी आई हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट, राइट? ऐसा तो नहीं है मैं सीधा ही टीचर बन गई. सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू स्टडी समथिंग एंड यू डोंट रिवाइज तो आपके दिमाग से निकल जाएगा. चाहे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 12 घंटे रेगुलरली पढ़ लो, तब भी दिमाग से निकल जाएगा. इंपॉर्टेंट क्या है? रिविजन.
अभी मैम आपने पढ़ाया तो हम रिवाइज तो कर लेंगे तुरंत बाद, फिर 2 महीने बाद हमें कैसे याद रहेगा? करना क्या है ना उसके लिए आपको 1 महीने के बाद या आधा सिलेबस होने के बाद वो आधा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? यस। आपको बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े दिन निकालने पड़ेंगे कि आज तो हमने पूरा ECIPL जितना भी हमारी टीचर ने कराया उसको रिवाइज करेंगे। प्लीज ऐसे 1-2 धक्के आपको अपने आप को हर सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें रिटेन्ड रहेंगी अच्छे से। प्रोफेशनल बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत है, पर अपने आप को एक चीज रिमाइंड कराना हमेशा that once you become a professional, once you get through the journey of becoming a company secretary, once you become a company secretary, then your life after that is sorted. अच्छा, अभी देखो इसमें भी बड़े डिस्क्लेमर्स होते हैं, उसके बाद भी आपको जॉब कौन सी मिलती है, आप कहाँ काम करते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बट एटलीस्ट यू हैव अ क्वालिफिकेशन. Why I'm saying that once you become a professional, your life is sorted, because qualification point of view से तुम क्वालिफाइड हो. अब उसके आगे जॉब क्या मिलती है, वो सारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है व्हेन इट कम्स टू सेटलमेंट, राइट? लेकिन क्वालिफिकेशन तो अच्छी मिल गई ना, अब उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. अभी ये जो प्रोफेशंस हैं, CA, CS, बड़े बड़े प्रोफेशंस जो है, आप MBA करते हो अच्छी जगह से, IIT पढ़ते हैं आप, मतलब ये सारी चीजें जो है वो एक अच्छे लेवल की चीज है, ठीक है? तो इतना आपको पता है कि आप जिंदगी भर भूखे नहीं रहोगे, आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी सूनर और लेटर, राइट? आप जब एक एक्सपीरियंस पे हो जाओगे तो आप भी एक अच्छे प्रोफाइल को बिलोंग करोगे. सो ये सारी चीजें तक पहुंचने के लिए, चाहने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. हाँ, नहीं करनी मेहनत, जितनी कम चीज पढ़ोगे फिर उतना ही, बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा लगेगा. तो पढ़ाई भी वैसे ही है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको आगे यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट. अभी मैं बच्चों को बोलती हूँ ना कि पढ़ाई पढ़ाई, तो बोलते हैं मैम हमने तो ऐसे ऐसे फाउंडर्स देखे हैं वो आर अर्निंग इन करोर्स, बट दे आर जस्ट 10th पास, 12th पास. ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी. देखो, अब पानी में कोई गिर जाए, ठीक है, समुद्र में कोई गिर गया, उसके पास लाइफ जैकेट नहीं है, ठीक है, तो बच नहीं पाएगा ना, डूब जाएगा इंसान, राइट? लेकिन अगर इंसान को डूबना आता है ऑलरेडी, तो सिक्योरिटी है ना उसके पास. अगर लाइफ जैकेट उतर भी गई या उसकी गिर भी गई या लाइफ जैकेट खराब हो गई, तो वो तैर के आ जाएगा, समझ गए? तो ये जो तुम्हारा तैरना है ना, ये पढ़ाई है, तो तुम तर तो जाओगे ना कम से कम. हाँ, उस समय अगर तुम्हें लकीली लाइफ जैकेट मिल गई और तुम बच गए तो बहुत अच्छी बात है. ये क्या बोल रहे हो मैम, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तैरना भी नहीं आता, डूबना भी नहीं आता, लेकिन इतनी बात समझ लो, दिस इज योर सिक्योरिटी फॉर लाइफ, राइट? उसके अलावा आप कोई बिजनेस करके उसमें आगे बढ़ जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी फॉर लाइफ यू शुड हैव गुड क्वालिफिकेशन, एंड दैट इज फॉर दैट पर्पस, राइट? So in a corporate world, it's a very good profession, and to be the professional, you need to study hard, right? चलिए, so पढ़ते रहिए और मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, and I just hope that you understand what I say, and in case any doubt you have comment box, you have all the दुनिया के link in the description box, you have my number over there, you can contact me and ask your doubt, right? उसके अलावा भी कोई चीज हो, you can ask me. That's not a, उसके अलावा नहीं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज हो, you can ask me any doubt, right? So I'm definitely accessible, and like and share the class. I should not request you all the time, right? This is a consideration you can give the teacher, you can give good comments and like and share, so that teacher gets motivated all the time, right? Chaliye, see you in the next class, students. Take best care of yourself.